बढ़ गया सियासी घमासान। केंद्र में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जनादेश के प्रायोजक हैं एमडीएच, बढ़िया है, शुद्ध है। एमडीएच मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। एमडीएच। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और 2024 के प्रायोजक हैं एमडीएच, बढ़िया है, शुद्ध है। एमडीएच मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। एमडीएच। आगामी लोकसभा चुनाव पर आधारित हमारे विशेष कार्यक्रम आम चुनाव 2024 राज्य नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह। राज्य नीति यानी कि राज्यों की चुनावी राजनीति, यानी कि अलग अलग राज्यों में क्या हैं इस बार के आम चुनाव के समीकरण। इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करते हैं हर रोज किसी एक राज्य में चुनावी हलचल और स्थिति की। तो आज के अंक में बारी है सबसे बड़े राज्य और सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश। जी तो आइए शुरू करते हैं जानकारी और विश्लेषण से भरपूर कार्यक्रम राज्य नीति। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राज्य पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला मोटे तौर पर विपक्षी गठबंधन से होने जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश की। जनसंख्या के लिहाज से भी भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं, जो कि 80 हैं। इसीलिए देश की राजनीति, खासकर केंद्र की सत्ता के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से राज्य की अहमियत आसानी से समझी जा सकती है। इस समय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल भी राज्य के महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 8 सीटों पर मतदान होगा। इनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, नगीना, मुरादाबाद और पीलीभीत लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से शामिल हैं। तो आज उत्तर प्रदेश की राजनीति पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं और उसके बाद जुड़ेंगे अपने खास मेहमानों से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आबादी की। तो जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 2011 तक की जनगणना हमारे पास उपलब्ध है। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, कुल जनसंख्या 19 करोड़ 95 लाख से भी ज्यादा थी। और ये बात 2011 की है। 19.95 करोड़, पुरुष 10.45 करोड़ और महिला 9.49 करोड़। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें और बढ़ोतरी हुई होगी। पूरी संभावना है कि इसमें और बढ़ोतरी हुई होगी। अब बात करते हैं साक्षरता दर की। तो राष्ट्रीय औसत दर जैसा हम जानते हैं कि 72.98 करीब 73% है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह दर कम है, 67.68%। इनमें पुरुष 77.28% और महिला 57.18% साक्षर हैं। तो साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम है। अब मतदाताओं की बात, 15.30 करोड़ और इनमें पुरुष 8.14 करोड़, महिला 7.15 करोड़ और थर्ड जेंडर के
7,705, लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये करीब 3 महीने पहले के जनवरी 2024 तक के आंकड़े हैं। अब देखिए कौन बड़े खिलाड़ी हैं राजनीति और चुनावी राजनीति के मैदान में। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कुछ और पार्टियां हैं जैसे आरएलडी जैसी पार्टियां हैं, और छोटी मोटी पार्टियां तो और हैं ही, चाहे राजभर की पार्टी हो, फिर वहाँ पर जो अनुसुईया जी की पार्टी है वो हैं, और तमाम और भी पार्टियां हैं। तो ये पार्टियां हैं जो कि बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन 4 जो हैं वो बड़ी पार्टियां हैं, और उनमें समय समय पर हाथ मिलाने और हाथ छोड़ने का जो खेल है, राजनीतिक खेल, वो चलता रहता है। बहरहाल इस बार का जो राजनीतिक खेल है उसके तहत एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, आरएलडी और कई छोटी पार्टियां हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ आखिरकार मिलाया, और बहुजन समाज पार्टी एकला चलो रे की राह पर है। हमारे दोनों मेहमान जुड़ रहे हैं आज इस खास चर्चा में। मदन मोहन जयरा जी जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान के, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में ही मौजूद हैं, और विजय उपाध्याय जी जो ब्यूरो चीफ हैं उत्तर प्रदेश दैनिक भास्कर के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत विजय जी और मदन जी आपका। मैं शुरुआत मदन जी आपसे आज करता हूँ। जिस तरह से कि हमने देखा कि इस बार भी हमें 2 लड़के एक साथ आखिरकार दिखाई पड़ गए हैं। पहले बहुत सारे हुए हाँ ना करते करते आखिरकार 2 लड़के एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये 2 लड़के तो पहले भी साथ आ चुके हैं विधानसभा चुनाव में। क्या इस बार के जो 2 लड़के हैं उनसे कुछ विपक्ष उम्मीद कर सकता है, विपक्षी पार्टियां कुछ उम्मीद कर सकती हैं? क्योंकि दोनों लड़के पहली बार जो साथ नजर आए हैं वो कल जाकर नजर आए जब मतदान में सिर्फ 1 या 2 दिन रह गए पहले चरण के मतदान। मुझे लगता है कि इस बार चुनौती कहीं ज़्यादा कठिन है 2 लड़कों के लिए जिनकी आप बात कर रहे हैं। पिछली बार जब साथ आए थे उसमें विधानसभा का चुनाव था, और विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अब अलग अलग होता है जी। ये क्लियर है कि जब लोकसभा चुनाव होता है तो जो केंद्र में होता है उसके नाम पर वोट मिलता है, और ये देखा जाता है कि अगला अभी पीएम कौन है, अगला कौन बनेगा, या आपके पास पीएम का उम्मीदवार कौन है। विधानसभा चुनाव में वो स्टेट लेवल पर होता है, उसमें एक तरफ अखिलेश हैं तो एक तरफ योगी हो सकते हैं, वहाँ तुलना की जा सकती है या नहीं की जा सकती, अलग इशू है। तो अगर हम 2 लड़कों की बात करें तो उनके लिए स्टेट का चुनाव जीतना कहीं ज़्यादा आसान था जी, और केंद्र का चुनाव जीतना मेरे विचार से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन अगर आप देखें जब 2017 में कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई तो 2024 में सफलता मिलना मुझे लगता है कि ज़्यादा कठिन है। मैं किसी संभावना को खारिज तो नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि आज की जो डगर है वो ज़्यादा कठिन है पहले की तुलना में। मैं विजय जी से जानकारी लेता हूं और उनके पास चलता हूं। विजय जी से पहले जिसे कहते हैं ना कि एक थोड़ा बाहर से एक नज़रिया लेते हैं। विजय जी, इस बार कैसा परिदृश्य लग रहा है? क्योंकि देखिए एक तरफ तो हमने कहा कि भाई चलो आखिरकार 2 लड़के साथ आ गए, लेकिन एक लड़का और जो चुनाव से ठीक पहले वो निकल लिया, हम बात जयंत चौधरी की कर रहे हैं, आरएलडी की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी बहन जी जो है वो एकला चलोरे में है। तो कुल मिलाकर के एक कैसा परिदृश्य इस बार के चुनाव में दिखाई पड़ रहा है? कुछ चुनौती दिखाई पड़ेगी या मामला एक तरफा सा लग रहा है? चुनाव को अगर देखना है 14 और 19 का या 24 की जो संभावना है, इस पे बात करनी है तो हम 2009 से शुरू करना पड़ेगा। 2009 में उत्तर प्रदेश में जो टोटल वोटिंग थी परसेंटेज में वो करीब 47% थी, लेकिन जब 2014 में वोटिंग होती है तो ये 58% हो जाती है और 10.9% जो है वो वोटिंग बढ़ जाती है। 10.9%, लगभग 11% वोट नए वोटिंग होने लगती है, यानी वोट परसेंटेज बढ़ गया। इसका इम्पैक्ट सबसे पहले क्या हुआ, और उस चुनाव में 14 के चुनाव में कांग्रेस जो है अकेले लड़ रही थी, बीजेपी कांग्रेस और आरएलडी एक साथ थी, और बीजेपी अपना दल के साथ थी, यानी सिर्फ एनडीए में 2 पार्टियां उत्तर प्रदेश में थी, अपना दल और बीजेपी। समाजवादी पार्टी और बसपा अकेले लड़ रही थी। लेकिन वोट परसेंटेज जो बढ़ा उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि बीजेपी ने 73 सीटें, अपना दल और बीजेपी ने, जिसमें बीजेपी की 71 और अपना दल की 2 सीटें ये जीत जाते हैं। लेकिन 19 में आइए जब सपा बसपा आरएलडी 2 बड़ी पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, यानी जो दलित और ओबीसी की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां, वो एक साथ आती है, प्लस आरएलडी भी साथ में आ जाती है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिसका जनाधार है। बिल्कुल, ये 3 पार्टियां एक साथ आ जाती हैं। जी विजय जी, मैं आता हूं आपके पास, और जो बात आप कह रहे थे ना
उसका असर लगता है सबसे ज्यादा जो है वो पहले चरण की ये जो 8 सीटें जिस पर कि कल मतदान होना है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला। मैं लौटता हूं आपके पास, अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने दोनों मेहमानों से फिर से जुड़ेंगे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं राज्य नीति और आज चर्चा उत्तर प्रदेश पर। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो हम आपको बताएं, अपने मेहमानों के पास जाएं उससे पहले कुछ और आंकड़ा दिखा देते हैं आपको। लोकसभा सीटों से जुड़े आंकड़े दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं। इनमें से 63 सीट सामान्य के लिए हैं, 17 सीटें अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश में सीट आरक्षित नहीं है। तो 63 और 17। 2019 का नतीजा देखते हैं कैसा रहा था। 62 पर भारतीय जनता पार्टी, 10 पर बहुजन समाज पार्टी, 5 पर समाजवादी पार्टी और जो AD 2 सीट, INC 1 सीट। तो ये वोट शेयर अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी करीब करीब 50%, 49.97 हो गया तो 50 ही समझिए। बहुजन समाज पार्टी 19.42, समाजवादी पार्टी 18.11, कांग्रेस 6.36 और अन्य में शायद 1.21, 1.21। क्षेत्रवार देखिए, अवध में 25 सीटें हैं, बुंदेलखंड में 6, पूर्वांचल में 21, रोहेलखंड में 10 और पश्चिम में 18। ये बंटवारा है। 5 क्षेत्र मोटे तौर पर इस बड़े राज्य में बांटे जाते हैं। और किन क्षेत्रों में किसने कब्जा जमाया था ये देखिए। अवध क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 22-25 में से 2 BSP 1 कांग्रेस, बुंदेलखंड में 6 की 6 सारी सीटें, पूर्वांचल में 14-21 में से 1 समाजवादी पार्टी, 4 बहुजन समाज पार्टी और 2 जो है वो ADS। तो ये बंटवारा रहा था सीटों का क्षेत्रवार। कुछ और क्षेत्र जो 2 क्षेत्र रह गए, रोहेलखंड और पश्चिम। रोहेलखंड में 10 में से 6 BJP, 3 सपा, 1 बसपा और पश्चिम की 18 में से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 3 सीट बहुजन समाज पार्टी। तो ये डेटा रहा था 2019 में। और खास तौर पर सबसे ज्यादा जो जिसे कहते हैं कि नोटिसेबल है, जिस पर सबसे ज्यादा नजर जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने 50% वोट लाए थे करीब करीब। हमारे दोनों मेहमानों से जुड़ते हैं मदन मोहन जयरा जी। सबसे पहले अगर बात करें कि जो वोट प्रतिशत था वो 50% के आसपास वोट भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी, लेकिन इस बार RLD भी साथ है। RLD इस बार इस खेमे में है तो इसका कुछ और फायदा मिल सकता है। और खास तौर पर पश्चिम में जहां पर की समाजवादी पार्टी से गठजोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की सीटें आई थी, 10 सीटें कुल पूरे राज्य की बात करूं तो, और उनमें से काफ़ी 3 सीटें जो हैं वो पश्चिम से भी थी। तो क्या इस बार जब ये दोनों फैक्टर है कि एक तो RLD जो है वो NDA के साथ है, दूसरी तरफ मायावती अलग लड़ रही हैं, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रह सकता है या कैसी चुनौती मिल सकती है? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अगर हम वेस्टर्न यूपी में की बात करें तो बीजेपी का प्रदर्शन इस बार बेहतर होगा जी। उसकी 2 वजह हैं। पिछली बार सपा और बसपा में गठबंधन था तो उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा था और इस एरिया में काफी सीटें मिली थी। अभी जिन 8 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है कल को, तो उसमें से 3 सीटें BSP को और 2 सीटें सपा को मिल गई थी जी, और 3 सीटें उसमें बीजेपी को मिली थी। तो अब चूंकि BSP अलग चुनाव लड़ रही है, उसका एक अलग वोट बैंक है, हम सब जानते हैं, तो और RLD इसमें NDA के साथ है। और वेस्टर्न यूपी में RLD का अपना एक अच्छा जनाधार है, जाट वोटों में काफी उसका बाहुल्य है और 2 सीटों पर चुनाव लड़ी है, 1 सीट पे कल मतदान होना है, 1 सीट पे बाद में होना है। तो मुझे लगता है कि जब BSP का वोट अगर अलग निकल जाता है और जो RLD का वोट है वो बीजेपी के साथ जुड़ जाता है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा समीकरण बनाता है जो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। वास्तव में क्या स्थिति बनती है जब नतीजा आएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन जो विश्लेषण आज की डेट में हम लोग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वेस्टर्न यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार पहले की तुलना में बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, इसके पूरे चांसेस बने हुए हैं, ऐसे हालात बने हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो बुआ और बबुआ का कॉम्बिनेशन पिछली बार बना था वो चुनाव के ठीक बाद टूट गया था। मैं इस पर विजय जी के पास आऊं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, फिर विजय जी से इस पर चर्चा करूंगा।
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज हम बात कर रहे हैं राजनीति में सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश की। तो हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने चर्चा की थी कि 2019 में सपा और बसपा के बीच गठबंधन था, लेकिन इस बार नहीं है। विजय जी, बुआ और बबुआ साथ आए थे, लेकिन हमने देखा था कि जब चुनावी नतीजे आए थे 2019 के, उसके बाद तुरंत, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, मुझे लगता है कुछ सप्ताह के अंदर कस्में खा ली कि अब कभी साथ नहीं आएंगे। तो इस बार जो मायावती ने चुन चुन के कैंडिडेट उतारे विजय जी, उसका चुनावी नतीजों पर और संभावनाओं पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, आरएलडी पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मोदी एरा में पहली बार चुनाव लड़ रही है। न 14 में बीजेपी के साथ थी और न 19 में बीजेपी के साथ थी जी। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसके बावजूद बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस करती रही है। 2014 में क्लीन स्वीप किया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सपा को सिर्फ 5 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली थी और कांग्रेस के पास 2 सीटें थी। लेकिन इस बार जो रणनीति बनाई है समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ने, इन्होंने क्या किया है कि जो बीजेपी का सॉफ्टवेयर है कैंडिडेट खड़ा करने का, उस सॉफ्टवेयर को कॉपी कर लिया है और बीजेपी के पैटर्न पे इन्होंने अति पिछड़े लोगों को ज्यादा उम्मीदवारी दी है अक्रॉस द उत्तर प्रदेश। दूसरा, समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट से काफी हद तक परहेज किया है। अभी तक जितनी सीटें इन्होंने घोषित की हैं, कुल 62 सीटों पे इनको घोषित करना है। एक सीट इन्होंने अपनी टीएमसी को दी हुई है 63 सीटों में, जो 17 कांग्रेस के पास हैं। तो वहां पे उसमें से सिर्फ 4 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट इन्होंने दिए हैं और सिर्फ 4 यादव कैंडिडेट दिए हैं जो उनके परिवार के लोग हैं। बाहर से किसी भी यादव समाज के नेता को इन्होंने टिकट नहीं दिया। तो इन्होंने कोशिश की है कि इस बार जो सबसे बड़ा फोकस पश्चिम उत्तर प्रदेश में है कि हिंदू मुस्लिम चुनाव ना हो पाए और हिंदुओं का वोट, जो बहुसंख्यकों का वोट है, वो डिवीजन हो जाए। इसलिए कुछ मुस्लिम बाहुल सीटें जहां पे 40-41% वोट मुस्लिम समाज के हैं, वहां पे भी इन्होंने हिंदू कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। और कैराना जैसी सीट जहां 2 बार से बीजेपी जिसे जीत रही है, जहां 40% मुस्लिम कम्युनिटी है, वहां पे इन्होंने एक भी सभा अखिलेश यादव नहीं करने गए, ना किसी बड़े नेता को भेजा। बहुत लो प्रोफाइल में, बिल्कुल लो प्रोफाइल में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी फुली लोडेड कैंपेन चला रही है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। विजय जी, जो बात आपने कही ना, विजय जी जो बात आपने कही, उसमें ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी और भी हैं जिन्होंने पीडीए के मुकाबले पीडीएम खड़ा कर दिया है। मैं उस फैक्टर पर आऊंगा, आप दोनों से उस पर चर्चा करूंगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो बताऊंगा कि ओवैसी ने वहां पर क्या खेला किया है। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि क्या कुछ उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा विधानसभा से जुड़े आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, फिर अपने दोनों खास मेहमानों के पास लौट कर आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें सामान्य के लिए 318, आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए 85, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। तो ये विधानसभा की सीटों का आंकड़ा है। 2022 में क्या हुआ? 255 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में वापस आई। समाजवादी पार्टी को भी अच्छी खासी सीटें मिली, 111, एडीएस अपना दल 12, आरएलडी 8, कांग्रेस 2 सीट और बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर सिमट गई। उससे पहले 2017 में भारतीय जनता पार्टी 312 सीटों के साथ सरकार बनाई थी। अब वोट प्रतिशत भी जरा देख लीजिए कि विधानसभा चुनाव में 2022 में वोट प्रतिशत क्या कुछ रहा था। वोट शेयर 41.29% भारतीय जनता पार्टी, करीब करीब 32.06%, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 12.88, आरएलडी 2.85 और कांग्रेस 2.33 और अपना दल को भी करीब 2% वोट मिला था। तो अपना दल के 2 फाड़ हैं, उनमें से एक जो दल है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही एनडीए में है। अपने दोनों मेहमानों के पास हम लौटते हैं। मदन मोहन जेड़ा जी,
जो हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने योगी के काम पर और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नाम पर वहां पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लंबे समय के बाद रिपीट मारी, है ना, और वो भी कोई साधारण बहुमत नहीं, अच्छे बहुमत के साथ। जो चीजें वहां पर फैक्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम और योगी का काम, ये दोनों चीजें भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाती हैं वहां? देखिए, मैं कहूँगा कि 3 चीज़ें हैं। एक जो प्रधानमंत्री का आप नाम कह रहे हैं वो तो नाम है ही, देश में है, देश के बाहर भी है। और दूसरा एक काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो काम किया है, जो उसका जो फ़ायदा मिला है वो यूपी चूँकि एक बड़ा राज्य है और एक वहाँ पे जो एक पिछड़ी आबादी काफ़ी संख्या में है, तो उन लोगों को एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं का फ़ायदा मिला है, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे वो गरीब कल्याण योजना हो या नल से जल योजना हो। ये दूसरी बात होगी। तीसरा क्या हुआ है कि यूपी में योगी के कामकाज को लोगों ने बहुत पसंद किया। खास तौर पर जो यूपी में एक सबसे बड़ी समस्या थी लॉ एंड ऑर्डर की, लॉ एंड ऑर्डर पे योगी सरकार ने जो काम किया पिछले 7 सालों में, उसको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और ये मानना लोगों का है कि ये इतना बेहतर तरीके से और कोई इसको नहीं कर सकता है। खासतौर पर महिलाएं ज़्यादा प्रभावित, महिलाएं आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कोई रात को भी निकल सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उस पर जिस तेजी से कार्रवाई होती है वो पहले कभी भी किसी भी सरकार के कार्यकाल में कल 600 लोगों ने शपथ ली है, बिल्कुल, कि भाई मैं कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा। तो इस प्रकार की त्वरित कार्रवाई और सख्त कार्रवाई पहले किसी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुई। तो अगर हम सिर्फ एक योगी सरकार के सिर्फ यही एक फैक्टर को ले लें कि वहां पे उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को करीब 80-90% तक कंट्रोल कर दिया है और बाकी जो शेष काम बचा है 15-20% और काम करना है, तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। और खासतौर पर यूपी जैसे राज्य के लिए तो निश्चित तौर पर बड़ा फैक्टर है, जहां पर कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है। मैं विजय जी के पास लौटूंगा और चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौट करके विजय जी के पास चलेंगे। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। स्वागत है ब्रेक के बाद। राजनीति में आज चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पर। हमारे साथ विजय जी जुड़े हुए हैं। विजय जी, जो पहले हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि देखिए तमाम तरह की कोशिशें हुई हैं कि मुद्दा ना बने, लेकिन अखिलेश यादव ने PDA का नारा उछाला तो उधर ओवैसी पहुंच गए और पल्लवी पटेल को साथ में लेकर के और स्वामी प्रसाद मौर्य को साथ में लेकर PDM उनके मुकाबले खड़ा कर दिया। एक तरफ ये बात, दूसरी बात ये अयोध्या उत्तर प्रदेश में ही है। कितना अंतर पड़ेगा इन सब चीजों का? नहीं, इसका जो PDM है इसका असर तो इन्होंने चूंकि बहुत कम कैंडिडेट खड़े किए हैं, फर्स्ट सेकंड फेज में इनके कैंडिडेट केवल बरेली में एक कैंडिडेट है, बाकी जगह पे है नहीं, और माइनॉरिटी नहीं उतारा है इन्होंने, तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा, पल्लवी पटेल का कोई जनाधार नहीं है। अपना दल जो 2014 में बीजेपी के साथ था, बाद में ये डिवाइड हुआ तो अपना दल कमेरावादी और अपना दल सोनेलाल जिसकी नेता जिसकी AD की बात अभी आप चुनाव विश्लेषण में कर रहे थे जी, 2 सीटों की और 1.5% वोट जिनको आया था 2019 में, वो अनुप्रिया पटेल का अपना दल सोनेलाल, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा है। उसके विधायक 12-13 विधायक हैं, उसके बीजेपी के साथ रहने से उसको बहुत ताकत मिली है। ओवैसी अगर अपने कैंडिडेट खड़े करते तो ज्यादा जो है इम्पैक्ट डाल सकते थे, लेकिन आप देखिए कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं जैसा भी बात हो रही थी वो निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा असरकारी हैं। जो फ्री राशन लोगों को मिल रहा है उसका असर बहुत ज्यादा, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से महिलाएं बहुत ज्यादा वोट करने के लिए उत्सुक हैं, और उत्तर प्रदेश का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। जो उत्तर प्रदेश के पहले चुनाव के पैरामीटर होते थे इस चुनाव में पूरी तरीके से बदल गए हैं, और मोदी का इम्पैक्ट और योगी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। इसलिए जो ट्रेडिशनल तरीके से एनालिसिस है उत्तर प्रदेश में वो करना बड़े डिफिकल्ट हो रहा है। हम इसको अगर जब हम वोटों के परसेंटेज के तौर पे देखिए, जिन सीटों पर 40% मुस्लिम है, 42% है, या 50% से ज्यादा मुस्लिम जहां पे है, वहां पे वोटों के घटने बढ़ने का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर पिछले चुनाव से हम एनालिसिस करते हैं तो पादे 3 सीटों पे वोट बढ़े तो बीजेपी वहां हार गई, 2 सीटों पर वोट बढ़े तो बीजेपी जीत गई। इस तरीके की एक सिनेरियो है, लेकिन ओवरऑल बीजेपी ने जिस तरीके से कैंपेन की है वो हिस्टोरिकल है, और उन्होंने नए डायनेमिक्स के साथ इस पूरे चुनाव को लड़ा है और लड़ रहे हैं। बीजेपी का कैंपेन तो ये है, इस बार 80 की 80 सीटें, तो ज्यादा चर्चा इसी पर होती है कि क्या सच में 80 आ जाएंगी या कुछ सीटें इधर उधर होंगी। देखना होगा, सभी को आप
सभी को इंतजार है और खासतौर पर सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर तो पूरे देश की नजर है कि वहां का नतीजा क्या होता है। फिलहाल आज की राजनीति की चर्चा में इतना ही। विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मदन मोहन जयरा जी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आकर के और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो आज की राजनीति में इतना ही। नमस्कार। राज्य नीति आम चुनाव 2024 के प्रायोजक थे MDH। बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। MDH